और बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जनता टीवी पर बड़ा खुलासा किया है। उदय भान ने ईवीएम हैक करके विधानसभा चुनाव के नतीजे बदलने का आरोप लगाया है। उदय भान ने कहा कि 8 अक्टूबर को चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को एक मैसेज मिला था, जिसमें कांग्रेस के 14 सीट लूज करने की बात कही गई थी। उस मैसेज में 14 विधानसभा सीटों को ईवीएम हैक करके भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये दावा किया गया था। ये मैसेज दीपक बाबरिया को 8 अक्टूबर को आए थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण ये मैसेज उन्हें 9 अक्टूबर को मिले। अगर दीपक बाबरिया को आए ये मैसेज हमें 8 अक्टूबर को मिल जाते तो हम नतीजों से पहले इसका भंडाफोड़ करते। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति ने उन्हें ये मैसेज भेजे, दीपक बाबरिया उसे जानते हैं, लेकिन उन्हें आशंका है कि उस व्यक्ति का नाम लेने पर उसकी हत्या भी हो सकती है, इसीलिए वो उसके नाम का खुलासा नहीं कर रहे। आगे उदय भान ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, लेकिन चुनाव आयोग भी इशारों पर काम कर रहा है। उदय भान ने कहा कि कांग्रेस अब इस मामले में हाईकोर्ट जाएगा। कांग्रेस नेताओं की तरफ से जल्द ईवीएम की बैटरी, सरकारी अमले के इस्तेमाल समेत अन्य मुद्दों को लेकर याचिका दायर की जाएगी। तो देखिए, उदय भान ने जनता टीवी पर बड़ा खुलासा किया है। ये जो मैसेजेस आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यहां पर इन मैसेजेस के जरिए उदय भान ने बताया है कि उनको ठीक 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को ये मैसेजेस आए थे, जिनमें ये लिखा गया था कि ईवीएम को हैक करके कितनी सीटों पर कांग्रेस पिछड़ने वाली है। उन सीटों का नाम भी इस मैसेज में मेंशन किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं उन सीटों का नाम जिन पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम हैक करके भारतीय जनता पार्टी इन तमाम सीटों को जीतने वाली है। ये मैसेज दीपक बाबरिया को उनके सेलफोन पर मिला था, ये दावा किया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने। और हमारे साथ और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। जी धन्यवाद। सबसे पहले सवाल पूछना चाहूंगी मैं प्रोफेसर विधु रावल जी से। विधु रावल जी, हमेशा हमने देखा है, चाहे कैसी भी स्थिति हो, किसी भी प्रकार के चुनाव के बाद, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, किसी राज्य में कांग्रेस एक ही मुद्दा उठाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है वो ईवीएम हैक करके की है। अब देखिए, बड़ा खुलासा किया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने, मैसेज का कॉपी तक दिखाया बकायदा कि ये मैसेज उन्हें दीपक बाबरिया को मिले और कहा गया कि ईवीएम को हैक करके ये सीटें जीतेगी बीजेपी। देखिए तीशा जी, ये बड़ा हैरत अंगेज बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले। जिन्होंने कुछ बनना बनाना था वो लोग तो विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं। उदय भान जी तो प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष रह गए। जिन लोगों ने कुछ बनना बनाना था वो लोग तो अभी 4 दिन जो है विधानसभा के अंदर सेशन कर आए हैं, लेकिन उदय भान जी खुद हार गए अपनी सीट। जिनको मैसेज जो है एक दिन बाद मिलते हैं और फिर ये हारने के बाद इस प्रकार से ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। अब मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि जो होना हो चुका, अभी इस प्रकार का कोई मैसेज महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में भी आ चुका है या ये मैसेज जो है 23 तारीख के बाद आने वाले हैं? क्योंकि 23 तारीख को जब नतीजे आने वाले हैं, आज वोटिंग हुई है, महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हारने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की हार को तंत्र की जीत कहा था। मुझे नहीं पता था कि ये अपने कोई फिसड्डी कौन सा कोई ज्योतिष तंत्र करते हैं, क्या करते हैं, जिससे इनको इस प्रकार की चीजें जो हैं 8 तारीख के मैसेज 9 तारीख को मिलते हैं और फिर आकर ये इस प्रकार की उटपटांग की बातें करते हैं। देखिए, असल वास्तव क्या है दिशा जी, कि उदय भान जी भयंकर प्रेशर के अंदर इस समय चल रहे हैं। उनकी किसी भी समय सीट जा सकती है, इसलिए वो कभी दीपक बाबरिया के मैसेज बता रहे हैं, कभी अपने मैसेज बता रहे हैं। जबकि सच तो ये है कि किसी भी व्यक्ति ने, हरियाणा के किसी भी व्यक्ति ने इसकी शिकायत उस समय नहीं कही थी। सबसे पहले आदमी थे जयराम रमेश। जब स्थितियां पलट गई, उसके 2-2.5 घंटे बाद अचानक से वो दिल्ली के अंदर प्रकट हुए और उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो ईवीएम हैक हो गई। हरियाणा के अंदर इतने प्रत्याशी, 90 प्रत्याशी कांग्रेस पे चुनाव लड़ रहे थे, किसी ने नहीं कहा।
सबसे पहले आदमी जो टीवी के ऊपर आए थे वो जयराम रमेश थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 12:20 पर यह बात कही थी। लेकिन किस प्रकार से अब ये अपनी इस प्रकार हार को छुपा रहे हैं, तो मैं इनसे कहता हूं कोई चुनाव लड़ते ही क्यों हो? ठीक है, आप बॉयकॉट कर दीजिए चुनाव का, छोड़ दीजिए चुनावों को अगर आपसे नहीं हिम्मत हो रही है। एक तरफ तो चुनाव तक तो लड़ना, उल्टी सुल्टी बात करना, कहीं तिजोरी दिखाना, कहीं खाब दिखाना, और कहीं पर अपने झूठे वादे दिखाना, और जब चुनाव में हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देना। इनकी ईवीएम जो है वो राहुल गांधी है। जब तक राहुल गांधी रहेंगे ईवीएम हैक होती रहेगी। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोसर्वा रहेंगे तब तक उनका कोई भी, कांग्रेस का कोई भी चांस नहीं है। कांग्रेस की ईवीएम लगातार हैक्ड रहेगी। ठीक है, लेकिन जिस दिन राहुल गांधी से ये निजात पालेंगे उसके बाद हो सकता है कुछ जन कल्याणकारी बात करने लगे। इनका पुराना काला, ठीक है। विधु रावल जी, वेद प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस बात पर। वेद प्रकाश जी, विधु रावल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस वक्त वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, खासकर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इतने प्रेशर में है कि इस प्रकार के मैसेज दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर बात यह है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने ये जो मैसेज दिखाए इसके जरिए इस बात की पुष्टि तो फिलहाल नहीं होती है कि ये मैसेज कितने सही है, किन्होंने भेजे हैं, किसके जरिए आए हैं। और फिर दूसरी बात, वेद प्रकाश जी, जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती है तो तब वहां क्यों नहीं ईवीएम हैक होती, या फिर आपके जीतने का जो स्थिति आपकी जीती हुई वहां पर बनी होती है तब आप ईवीएम पर क्यों नहीं सवाल खड़े करते? वेद प्रकाश जी। तीसा जी, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मुझे स्वतंत्रता पूर्वक और बिना बेरोक टोक अपनी बात रखने देंगी। ठीक है, और बिल्कुल। यदि रोक टोक होगी तो मैं बीच में छोड़ दूंगा, एडवांस बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। वेद प्रकाश जी, आप कहिए। अब ये मैसेज जो उदय भान जी ने दिखाए हैं वो सही या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। परंतु भाजपा का ये कहना कि भाई जयराम रमेश ने कॉन्फ्रेंस की, किसी ने शिकायत नहीं की, ये गलत है। अगर ये कांग्रेस की जो शिकायत गई है चुनाव आयोग को, जो चुनाव आयोग का जवाब आया है, अगर भाजपा उस जवाब को पढ़ देती तो खुद चुनाव आयोग ने माना है कि हाँ शिकायतें की गई थी। जब मतगणना हो रही थी तो उस समय ही कांग्रेस के विभिन्न उम्मीदवारों ने ईवीएम के संदर्भ में और मतगणना में अनियमितताओं के संदर्भ में शिकायतें की थी। पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि हमने उन शिकायतों को सुनने और देखने के बाद जो हमारे रिटर्निंग अफसर थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और जो हमारे रिटर्निंग अफसर ने रिजेक्ट किया है वो सही किया है। तो इनका ये कहना कि भाई अचानक शिकायत की थी, ये बात तो चुनाव आयोग ही गलत साबित कर चुका है। हाँ, चुनाव आयोग ने जो शिकायत की तो कांग्रेस ने उनको कहा कि आपने जो हमको पर्टिकुलर शिकायतें की थी, आपने एक भी शिकायत का हमें बिंदु वाइज जवाब नहीं दिया। आपने केवल मात्र अपने बचाव के पक्ष में अपने आप को सही साबित करने के लिए हमें दोषी ठहराया है। और कांग्रेस ने उनको फिर लेटर लिखा, उस लेटर का भी चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जब चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा और संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहा तो स्वाभाविक है इसका एकमात्र हल यही है कि भाई कांग्रेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाए और जितने भी ये आरोप है और जितने तथ्य कांग्रेस के पास है उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रखें और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करवाकर इस मामले को सदैव के लिए खत्म करे। दुर्भाग्य है कि जब भी कोई ऐसे मामले उठते हैं वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। चुनाव आयोग और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कभी भी इनको तार्किक ढंग पर पहुंचाता ही नहीं है, वो बीच की लिपापोती करके खत्म कर देता है। अब उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश दिया था कि भाई ईवीपैट लगाई जाए और इस पर 7,000 करोड़ रुपए सरकार के लगे। आपने वीवीपैट लगा दिए। आपने वीवीपैट किस लिए लगाए थे कि ईवीएम के संदर्भ में अगर किसी को शिकायत है तो वीवीपैट में गिनती कर मिलान कर लिया जाए। अब वीवीपैट तो लग गए पर मिलान नहीं हो रहा, केवल 2 वीवीपैट का एक विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में मिलान होता है। इसको लेकर कई बार लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं कि भाई कम से कम 25% तो मिलान हो। अब ना तो सुप्रीम कोर्ट उस बात को अपहोल्ड करता है, ना चुनाव आयोग मानता है,
और ना सरकार मानती है। सवाल है कि मान लो विपक्ष और कांग्रेस गलत आरोप लगा रही है और भाजपा और चुनाव आयोग सही कह रहे हैं कि भाई ईवीएम सही है, तो आपको 25% ईवीएम की गणना करवाकर मिलान करने से क्या तकलीफ है? उस आपका इतना ही धोखा, भाई जो चुनाव का जो रिजल्ट है वो एक दिन बाद आ जाएगा, तो चुनाव का रिजल्ट एक दिन बाद आए, इसमें क्या आपत्ति है? चुनाव होते थे, हरियाणा में चुनाव हुए 5 अक्टूबर को और 1 अक्टूबर को हुए जम्मू कश्मीर में, रिजल्ट आया 8 अक्टूबर को, 9 को आ जाए। तो इस मामले को जब तक चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से लेकर अंतिम हल नहीं करेगा, और उसका एकमात्र हल यही है कि वीवीपैट की गिनतियों का मिलान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो किसी के आरोप अगर गलत भी हैं तो वो गलत साबित अपने आप हो जाएंगे। चुनाव में लोकतंत्र के अंदर मत सही पड़ा या नहीं पड़ा, इसका सभी वोटर को भी और राजनीतिक दलों को भी ये अधिकार है कि वो उसकी पवित्रता कायम रखें। और भाजपा बड़ी सुविधा के साथ भूल जाती है कि ईवीएम का विवाद ही इस देश के अंदर आदरणीय अडवाणी जी जब भाजपा के अध्यक्ष थे और 2009 में थे, तब उन्होंने शुरू किया था। वो इस कोर्ट में गए थे, उन्होंने, जो इनके एमपी हैं श्री नरसिंह राव जी, उन्होंने किताब लिखी थी और सुब्रमण्यम स्वामी और नरसिंह राव कोर्ट में गए थे और इन्होंने कहा था कि ईवीएम हैक हो सकती है, इन्होंने हैक करके डेमोनेशन दिखाए थे। अब ये विवाद चल रहा है 2009 से। अब दुर्भाग्य यह है कि इस विवाद को हल करने के लिए चुनाव आयोग भी गंभीर प्रयास नहीं करता। चुनाव आयोग कहता कि अब ईवीएम देख लो पर ईवीएम को छेड़ो मत। अब आप बताइए, अगर मान लो ईवीएम हैक होती या नहीं होती, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा, पर मैं कहता हूँ ईवीएम हैक भी होती है, तो यदि आप उसको छेड़ोगे नहीं, हाथ नहीं लगाओगे, तो आप उसको कैसे साबित करोगे कि हैक होती है या नहीं होती? वेद प्रकाश जी, लेकिन वेद प्रकाश जी, मैं समझ गई आपकी बात, ना मैंने आपको रोका आपके कहे अनुसार, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिन जिन प्रदेशों में आपकी पार्टी की सरकार है, मौजूदा स्थिति में आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ईवीएम तो वहां पर भी हैक हो सकती थी ना वेद प्रकाश जी। ईवीएम को लेकर इतनी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों होती है, मैं ये नहीं समझ पाती। समय इतनी इजाजत देता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। उनके फोन पर यह मैसेज आया, जो अंदर से जो उनका कोई जानने पहचानने वाला होगा, इन्फॉर्मर, जो बीजेपी का या आरएसएस का आदमी, जिसने मैसेज उनके पास भेजा। दीपक बाबरिया जी उनका नाम बताना नहीं चाह रहे, वो कहते हैं कि मैं उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकता, मेरे नाम बताते ही उसका मर्डर हो जाएगा, मर्डर हो सकता है, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता सकता। अगर दीपक बाबरिया जी उसी समय इमीडिएट हमें ये मैसेज भेज देते तो हम उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको बेनकाब कर देते। सारा लोगों के सामने होता कि भाई ये पहले ही इस तरह का खेला हो चुका है। लेकिन उन्होंने हमारे पास जो मैसेज मिला, मुझे तो 9 तारीख को 3:32 पे, और उन्होंने 9 तारीख को जयदीप धनखड़ को बताया, जयदीप धनखड़ ने मुझे बताया। 8 तारीख को उन्होंने ये मैसेज, वो कह रहे थे कि मैं तो दवाई लेके सो रहा था, मुझे पता नहीं लगा, मैं बीमार चल रहा हूँ, ये मैसेज मेरे पाया, तो हमने इसलिए मैं नहीं बता पाया। ये समय पर अगर हमें ये मैसेज मिलता तो हम उसी समय जनता के सामने सारी इस बात को, तथ्य को ले आते। कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो आधार उसको बनाएंगे, और हमने पार्टी अपने नेतृत्व को भी, कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी हमने इस बारे में पूरा अवगत कराया है। और यहाँ से भी जो, और ये बैटरी जो बैकअप का था 99% का, ये भी जो है, और इलेक्शन कमीशन तो क्योंकि उनकी मिली भगत के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता,